प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सिलीगुड़ी में आज से G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में आए प्रतिनिधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और क्षमताओं से होंगे रूबरू। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आज से समान टैरिफ हो जाएंगे लागू। इस नई पहल से आर्थिक विकास के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी सौगात। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में की वृद्धि। 10 से 70 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी। और आईपीएल के 16वें संस्करण में उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं आज पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज भोपाल में राज्य को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को। और इस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है।
मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर उसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस रेल की खासियत का जायजा लिया डीडी न्यूज की टीम ने। देखिए। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसकी 11वीं रैक को आप देख सकते हैं मेरे सामने, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये 11वीं रैक है वंदे भारत ट्रेन की, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेन है ये आपको दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक, जो तकरीबन 708 किलोमीटर की दूरी है, उसे तकरीबन 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचाएगी। और 3 जगहों पे ये रुकती हुई जाएगी, झांसी, आगरा और ग्वालियर, ये 3 इसके स्टॉपेज होंगे। ये 11वीं वंदे भारत है। और इसके भी अंदर अगर इस ट्रेन की खासियत की बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो सीट क्वालिटी है काफ़ी उम्दा क्वालिटी के लगाए गए हैं। जो इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं वो काफ़ी जो है चटकीला दिया गया है। साथ साथ जो सामान रखने का रैक है वो भी बिल्कुल हवाई जहाज़ की तर्ज पे दिया गया है। टच लाइट है, देखिए अगर दूसरे यात्री को परेशानी ना हो, आपको कुछ अगर पढ़ना भी हो तो टच लाइट की व्यवस्था है, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, जो कि 32 इंच का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कि आपको हर स्टेशन की जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमी क्लास में ब्लू कलर का सीट है, उस तरीके से यहाँ पे रेड कलर का काफ़ी अट्रैक्टिव सीट दिया गया है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छे है और तमाम वो सुविधाएं, चाहे बोतल होल्डर की बात करें, हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टच लाइट की बात करें, सामान का रैक की बात करें, ये सारी सुविधाएं हैं। काफ़ी जो विंडो है वो काफ़ी जो है इसकी चौड़ी विंडो बनाई गई है ताकि बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। कैमरामैन एम खान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये कहना है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आज सफर करने वाले युवाओं का। ये लोग खुश हैं कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। हमारे साथ भोपाल के स्कूल के कुछ बच्चे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी एक्साइटेड है वो लोग भी इस ट्रेन को लेकर के। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। कितनी खुशी है आपको जब मोदी जी इसको उद्घाटन करेंगे, आप इस ट्रेन से सफ़र करोगे? बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि हम इस ट्रेन से पहली बार सफ़र करेंगे। इसमें सभी चीज़ें अच्छी हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग तो सब लोग बस इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। जब मोदी जी के पहले कभी आपने सोचा था इतना अच्छा स्टेशन, इतना अच्छा ट्रेन आपको मिलेगा? नहीं, ये अभी आया है, फर्स्ट है ये भोपाल में, तो और अच्छा लग रहा है, पहली बार बैठेंगे सब लोग। मोदी जी के बारे में मुझे बताओ, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आप युवाओं के लिए, आप तो लड़की हो, कितना काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लड़कियों के लिए एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हम एजुकेशन, हम अभी बच्चों के लिए ई स्कूटी देने के बाद बोलिए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं मोदी जी। आगे भी ऐसे ही करते रहे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य है ये, और ख़ास तौर पे चाहे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, देखिए किस तरीके से एक्साइटमेंट है। और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें आने वाले भविष्य में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है वो इनके फ्यूचर को और भी ब्राइट करेगा, इनके भविष्य को और भी उज्जवल करेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह,
डीडी न्यूज भोपाल। और इसी खबर पर भोपाल से अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है, साफ तौर पर नई दिल्ली से जो मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी, भोपाल की कनेक्टिविटी होगी, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में आज के पल की बात करें, आज के क्षण की बात करें, लोग कितने उत्साहित हैं, खुशी का किस तरह से माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गौरव, अगर वंदे भारत की बात करें, भोपाल की बात करें, तो मध्य प्रदेश के लिए ये देश का वंदे भारत पहला सौगात होगा मध्य प्रदेश के लिए, जो मध्य प्रदेश को लोगों को मिलने जा रहा है। वंदे भारत जो है रूट की अगर हम बात करें तो दिल्ली भोपाल रूट पे बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि इस रूट पर शताब्दी के बाद जो है एक ऐसी ट्रेन हो जिससे लोगों की समय जो है वो बच सके और साथ साथ उनको एक विश्व स्तरीय जो है वो सुविधा मिले यात्रा करने के दौरान। और वंदे भारत यहाँ के लोगों की, जब युवाओं से बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन उनके लिए एक ऐसी सौगात है जिससे कि अब दिल्ली की दूरी जहां पहले 11 घंटे में पूरी होती थी औसतन, वहां पे अब इन्हें तकरीबन 7 से सवा 7 घंटा, 7.5 घंटा के अंदर पूरी हो जाएगी। और स्पीड भी देखिए, वंदे भारत, इसके पहले 10 वंदे भारत चल चुकी है, ये 11वीं वंदे भारत है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर होती है। एवरेज जो है ये देश भर में जो 10 वंदे भारत ट्रेन चलती है वो तकरीबन 130 किलोमीटर के रफ्तार पर उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है अच्छे रूट्स पे वहां पर चलती है। लेकिन इस रूट पे पहली बार वंदे भारत जो है दिल्ली से आगरा के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ेगी। यानी कि जिस चीज के लिए वंदे भारत को बनाया गया था, रफ्तार के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, अब उस चीज पे वंदे भारत पूरी तरीके से खरी नजर आएगी लोगों के सामने। और दिल्ली से जो आगरा है, ग्वालियर है और झांसी, 3 जो स्टेशन है वहां पे इसका ठहराव तय किया गया है। और साथ साथ सुबह 5:40 पर ये यहां से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चला करेगी और दोपहर में 1 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और उधर से दोपहर में 2:40 के आसपास चलकर यहां पर जो है रात में 10:10 पे पहुंचेगी। यानी कि जो लोग भी चाहे किसी काम को लेकर, व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर के, अपने दिनचर्या को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, भोपाल आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो जो है जा भी सकते हैं और वहां से वापस भी आ सकते हैं। तो जिस तरीके से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत का निर्माण किया गया। आप एक समय सोच सकते थे 1853 के आसपास, जबकि भाप इंजन, और उस समय से लगातार 2013-14 तक अगर आप देखें तो किस तरीके से ट्रेडिशनल जो भारतीय रेलवे के अंदर बदलाव देखा गया। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कभी जो है परिकल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन 2014 के बाद से भारतीय रेलवे में किस तरीके का बदलाव आया है, भारतीय रेलवे किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रही है, ये वंदे भारत एक तस्वीर है नए भारत की। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2023 तक जो है ऐसे वंदे भारत के 75 रैक जो है देश के और हिस्सों में चलाए जाए, ताकि जो बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे शहर हैं उनकी कनेक्टिविटी में भी सुधार हो सके। गौरव, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए अभिषेक। इंदौर के बलेश्वरू महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 36 शवों को निकाला जा चुका है। वहीं बचाव कार्य में 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों और हताहतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजीत द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं। अजीत, अभी क्या ताजा स्थिति वहां पर बनी हुई है, ताजा अपडेट क्या कहती है और घायलों की क्या स्थिति है, सबसे पहले इस पर रोशनी डालिए।
बिल्कुल गौरव, देखिए अगर हम ताज़ा स्थिति की बात करें तो जो 3600 कल ही निकाले जा चुके थे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो समाप्त हो चुका है। और उसके अलावा जो 20 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं उनको स्थानीय अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिनका कि इलाज लगातार जारी है। उसमें से बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में बहुत घायल नहीं है, लेकिन उनका पूरी तरीके से इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने कल दौरा किया था, साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो थे उन्होंने भी दौरा किया था और तमाम निर्देश जो है दिए गए हैं, मजिस्ट्रियल जाँच जो है उसके निर्देश दिए गए हैं और 15 दिन के भीतर जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। साथ ही नगर निगम ने कार्रवाई की है, जो यहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग ऑफिसर हैं उन पर कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसी जितनी भी बावड़ियाँ हैं यहाँ पर इंदौर में करीब 300 से ज़्यादा ऐसी बावड़ियाँ हैं जो कि रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में नहीं भी है, ऐसी बावड़ियों को आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है और साथ ही उनको संरक्षित करने का, सही तरीके से उनको व्यवस्थित करने का यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है। साथ ही देखिए कोशिश की जा रही है कि जो भी घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, उनको राहत पहुँचाई जाए और उनको किसी तरह कोई तकलीफ अब ना हो। लेकिन देखिए पूरा इंदौर जो है वो शोक में है, गम में है, तकलीफ में है, क्योंकि इस तरह का हादसा जो है अचानक से हो जाना, स्तब्ध करने वाला पूरा इंदौर जो है स्तब्ध है और लोग जो है अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा जो है इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। गौरव, मैं आपको बता दूं कि ये करीब 20 साल पहले इस बावली को जो है उसको ढांका गया था, इसको ऊपर से कवर किया गया था और कई लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पर नीचे इतनी गहरी जो है वो बावली है और उसमें जो है पानी भरा हुआ है। और पानी भरा होने के कारण वहाँ पर गाद जमा हो गई थी और लगातार जो है वहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर गाटर था, जो सरिये थे लोहे के, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण शायद वो उनका क्षरण हो गया या खराब हुए, वो कमजोर हुए और जिस कारण से 50 से 60 लोग जब वहाँ पहुंचे तो वो उतना वजन नहीं सह पाया और वो पूरा धराशायी हो गया। लेकिन इस तरह का हादसा जो है जरूर यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उनको खुद नहीं पता था नगर निगम को कि यहाँ पर ये बावली उपस्थित है, यहाँ पर बावली है और उसको किस तरीके से हमको उसको कवर रखना है, उसको सेफ रखना है। लेकिन ये इस हादसे के बाद से तमाम तरह के सबक लिए जा रहे हैं। अब जितनी भी यहाँ पर इस तरह की जो बावलियाँ हैं, संरचनाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको संरक्षित, उनको सेव किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है। हालांकि 20 साल 25 साल पहले उसको कवर किया गया था और लोगों को जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर इस तरीके की बावली है और इवन नगर निगम के जो कुछ अधिकारी हैं उनको भी जानकारी नहीं थी, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इसको 20-25 साल पहले ढाका गया था और अब जबकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो जरूर अब कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो। हालांकि देखिए कल दिन भर रेस्क्यू अभियान चला, सेना, एनडीआरएफ, यहाँ पर स्थानीय पुलिस जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहे, लेकिन बावली इतनी गहरी थी और पानी भरा होने के कारण, गाद होने के कारण जो 100 जो है जो कि बहुत देर बाद बहुत गहराई में था, उसको करीब 5-7 घंटे की मशक्कत के बाद जो है वो बाहर निकाला जा सका। उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो बावली है उसको सील कर दिया गया है। उसके आसपास जो है पुलिस वहाँ पर लगी हुई है, किसी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। जो घायल हैं वो अस्पताल में है, उनका लगातार इलाज चल रहा है और बिल्कुल अजीत, साफ तौर पर क्योंकि जांच की आज कहां तक पहुंचती है देखने वाली बात होगी। जैसे ही रिपोर्ट इसकी सामने आएगी तो आने वाले समय के लिए जिस तरह से जो कार्रवाई की जाएगी, जो भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वो भी देखना होगा, क्योंकि जब वो हाल जानने के लिए पहुंचे तो ये भरोसा भी उन्होंने वहां पर जताया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जा रही है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घुम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तमांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है।
केरल के कुमारकोम में चल रही G20 शेरपा बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है, जिसमें सतत विकास को बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने पर विचार विमर्श जैसे विषय शामिल हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम के सुरमय गांव में कल बैठक शुरू हुई। शेरपा बैठक के हिस्से के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास पर 2 अलग कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। G20 शेरपा की दूसरी बैठक के इतर शेरपाओं और प्रतिनिधियों को केरल की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। कल शाम प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिनिधियों ने बोट राइड का भी आनंद लिया। Kerala has welcomed travelers, traders and receiver of stories. The family where Kalaripaita was born. एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित है। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ 73 रुपए 93 पैसे प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों को उनके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों की देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खूने के बारे में, जो इस कला के माध्यम से समाज सुधार के लक्ष्य को साध रहे हैं, युवाओं को सही मार्ग दिखा रहे हैं, साथ ही सामाजिक विषयों पर लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खूने अपने कार्यों की लोकप्रियता के चलते विदर्भ के दादा कोंडके के नाम से जाने जाते हैं। 70 वर्षीय परशुराम खूने ने अपने जीवन में 5000 से अधिक नाटकों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 800 से ज्यादा किरदार निभाए। लेकिन ये बेहतरीन कलाकार इस कला के माध्यम से समाज सुधार के लक्ष्य को भी साध रहे हैं। खूने झाड़ीपट्टी रंगमंच को माध्यम बनाकर नक्सलियों के बहकावे में आ चुके कई युवाओं को सही मार्ग दिखा चुके हैं। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के पुनर्स्थापना के लिए भी काम करते हैं और समाज के अंदर मौजूद नशा मुक्ति, अंधविश्वास जैसी कई कुरीतियों के साथ साथ स्वच्छता जैसे सामाजिक विषयों पर लोगों को जागृत करने के लिए भी इस रंगमंच का उपयोग करते हैं। झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये पूरा जंगल से प्रभावित है, जहाँ से जिसे मराठी में झाड़ बोलते हैं, और छोटे झाड़ बड़े झाड़, और पूरा हरा भरा ये परिसर है 3-4 जिले में, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर। तो इसमें पूरे हर गांव में 2-2 किलोमीटर देहात बसे हैं और हर गांव में नाटक होते हैं। मेरे खानदान भी मेरे पंजोबा आजोबा थे, वो नाटक खेलते थे। मेरे पिताजी कोमाजी पटेल खूने वो भी नाटक करते थे। मेरे भाई जीवन पटेल वो भी नाटक खेलते। मैं छोटा था उस वक्त। उसके बाद में जो अपने प्राइमरी पढ़ाई के लिए जब मैं अपने मामू के यहाँ गया, बालाजी पटेल पुरकर, वहाँ भी पूरा नाट्यमय क्षेत्र है उनके घर में, तो उसमें मैं एक बाल कलाकार करके वहाँ से जुड़ा था। और बाद में जब कॉलेज में गया तो वहाँ भी मेरे को डॉक्टर रामचंद्र ढोबड़े मिले, मधु जोशी मिले, सुमन कुमार गडेकर मिले, वहाँ भी मैंने नाटक किया। और वहाँ से मेरा ये जो पूरा नाटक जो प्रवास है
वहां से मेरा अभी तक चालू है। तो उसमें जो जन जागृति इस माध्यम से बहुत नाटक ऐसा है कि जिससे आत्महत्या करना भी कितना पाप है, नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रभाव माध्यम से हमने बहुत नाटक किए, जिसका प्रभाव किसान पर हुआ, मजदूर पर हुआ, मजदूर पर हुआ, और इसे एक समाज जागृति की एक अलग पहचान आ गई। परशुराम खुने ने गुरनोली ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाई। एक सरपंच के रूप में उन्होंने विकास की कई नवीन पहल की और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें क्षेत्रनिष्ठ क्षेत्रकारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। परशुराम कोमाजी खुने झाड़ी पट्टी, ये महाराष्ट्र की एक कला है। उस कला के द्वारा उन्होंने बरसों से क्षेत्र की और खुद थिएटर करके सेवा की है। मैं चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान ऐसी कलाओं से जागृत हो। ये तो कला ऐसी है कि ज्ञान के साथ उनको अवेयरनेस भी आती है, जैसे साफ सफाई, उसमें वो कुछ भी भवई जैसा फॉर्म होता है वैसा ये फॉर्म लाते हैं। झाड़ीपट्टी एक लोक नाटक विधा है जो विदर्भ राज्य के पूर्वी हिस्से के जिलों चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोदिया और भंडारा में किया जाता है। धान की फसल जब कटने को आती है उस समय इन नाटकों का आयोजन किया जाता है। झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खुने को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और खेल की खबरों की बात करें तो आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।